हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और शुरू से पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। इसमें पूछा है कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 ये तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14, 15, 16 ये संबंधित है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये समता के अधिकार के अंतर्गत ये तीनों अनुच्छेद आते हैं। और जो अनुच्छेद 19 है ये भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है। स्वतंत्रता के अधिकार से, इसलिए अनुच्छेद जो 19 है ये भिन्न होगा, तीनों से अलग होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक को ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों की केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की, वह जिस अधिकार के अधीन था वह है। तो यहाँ पे देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, द ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन शीर्षक द गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। और तीसरा इसका ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश। और चौथा है उच्चतम न्यायालय का आदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश था। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत संवैधानिक प्रावधान है। और राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और धन विधेयक की परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है, अर्थात कर, उधार, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, संचित निधि पर भारित या घोषित करना आदि, ये सब इससे रिलेटेड हैं। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 23 वर्ष, 32 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में, तो पूछा जाए कब हुआ था, तो दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक वयस्क नागरिक की कानूनी आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, बी आर जाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, के एम हेगड़े। तो राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। पहली बार 18 दिसंबर 1954 को 18 दिसंबर 1954 को भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके विरुद्ध उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्री परिषद द्वारा, संसद द्वारा। तो लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित हुआ है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित हुआ है। लाभ के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद लाभ का पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 102 एक के अंतर्गत हुआ है, एक में हुआ है, किंतु लाभ का पद पदावली की संविधान में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई परिभाषा इसकी नहीं दी गई है। भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर सिर्फ और सिर्फ संसद का होता है। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कुछ किसी का नहीं, उपरोक्त में किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोक
जो संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई अधिकार नहीं है, भारत के वित्त मंत्री भी कोई अधिकार नहीं है, अधिकृत मंत्री का भी कोई अधिकार नहीं है। जब तक संसद नहीं चाहेगा तब तक उसमें से कोई धन निर्गम नहीं होगा। तो संसद द्वारा बनाए गए जो प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 इसका राइट आंसर होगा। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संग्राम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। जिसका सही आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में। भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में। इसके बारे में पूरा देखेंगे। बात क्या है कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या लगभग 6 है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पार्टियों के लिए निम्न कुछ शर्तें होती हैं जो उनको फॉलो करना होता है। जैसे 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, कुल वैध मतों का 6%, लोकसभा की 4 सीट, यानी कि लोकसभा की 4 सीट, 4 सीट। और दूसरा ये इतना इनको करना होगा। अगर पहला देखा जाए, पहला जो शर्त है 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा में 4 सीट जीतना अनिवार्य है। और दूसरा इसमें जो शर्त है लोकसभा में 2% यानी कि 11 सीटें, 2% सीटों पर विजयी हों जो कम से कम 3 राज्यों में हों। और तीसरा जो इसमें इसकी शर्त है निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त दल भी हो, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं इसकी। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो किसी सत्र में प्रतिदिन बहुत सी बैठकें होती हैं, इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए मुलतवी किया जा सकता है। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इस प्रकार की सदन की बैठक विघटन, सत्रावसान और स्थगन तीनों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, राज्यसभा का नहीं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायमूर्ति हो या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ऐसी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कम टाइम में हम बहुत कुछ आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को का कोरम पूरा नहीं होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, उसके सिचुएशन में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य का अनुरोध करे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा।
निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नया देखने को मिले और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में यूपीपी से संबंधित जितने वीडियो पड़े हैं सभी वीडियो को आप देख लें अच्छे से। जीएस का कंटेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस के कंटेंट है ये सब। तो इसका देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था? तो वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने, डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, वेलेजली। वेलेजली ने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला यह नियम बना दिया कि प्रकाशित होने वाली किसी भी सामग्री को पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा करना होगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, किंतु नियमित 10 वर्षों के अंतराल में होने वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से आरंभ हुई थी। तो 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जनगणना 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं और 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट में किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो यहाँ पे देखेंगे मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को या बौद्धों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों को। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया था। तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसके तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के लिए निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए स्थानों का आरक्षण तथा वाणिज्य उद्योग इन सभी के लिए, और दलित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक करार देकर उन्हें पृथक निर्वाचन द्वारा चुनने एवं साधारण निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार मिला। इस पंचाट में बौद्धों के लिए कोई आरक्षण नहीं मिला। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो प्रश्न नंबर इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। यह किसानों का नील मिल मालिक के विरुद्ध संघर्ष था। तो चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। उन्होंने नेतृत्व संभाला और आंदोलन सफल रहा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो इसका विरोध किया था, लिख लेंगे, एनजी रंगा। एनजी रंगा ने विरोध किया था इसका, चंपारण सत्याग्रह का। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे जमुनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कांग्रेसी नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैठक की गई, जिससे पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा एवं 3000 लोग लगभग घायल हो गए थे। और सरकारी आंकड़े के अनुसार देखें तो 397 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस या सरदार भगत सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बाल गंगाधर तिलक ने। 20वीं शताब्दी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ था। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय भी थे। उनका मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी, उन्हें अपनी पतित स्थिति से उबरने के प्रयत्न करने होंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों पर सरकार से प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? चलिए, प्रश्न नंबर 21 प्रश्न मिला रहे थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा गया है वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो उनके साथ थे, उनका क्या नाम था? लुई फिशर, विलियम एम सीवेर, वेब मिलर, नेंगली फारसन। तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पास किया। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में अनेक पत्रकारों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया तथा जैसे अमेरिका के लुई फिशर, बुद्धिजीवी पार्लक एडगर रूनो आदि थे। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। तो पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने किया था? तो गवर्नर जनरल ने। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति करने के बाद जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किसने शपथ दिलाई थी। तो एक बात फिर से सुनेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। इन्होंने ही यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको रिवाइज किया है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी राजगोपालचारी ने, मदन मोहन मालवीय ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित पूना समझौते पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू जात की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में सी राजगोपालचारी, एम जयकर, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिड़ला आदि प्रमुख थे, लेकिन इस समझौते पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन? तो सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन यानी कि साम्यवादी आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित व्यक्ति में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की साइन लगा लेंगे। तो सरोजनी नायडू गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। इसी समझौते के सफलता को देखते हुए भारत की कोकिला सरोजनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा था। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, हथकरघा उद्योग, अखबारी कागज? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपानगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। भारत में अखबारी कागज बनाने के लिए नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेपानगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का विख्यात कारखाना है। और मैसूर, बेलपुर जो केरल में है, सागली एवं दीमापुर जो नागालैंड में दीमापुर है, अन्य अखबारी कागज के उत्पादन केंद्र है।
वर्तमान में, चलिए छोड़िए, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। निम्न में कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्दी। गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अबोर जनजाति, तो अबोर जनजाति असम राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अबोर, असम। लेप्चा तो पता है आपको, सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, और थारू जनजाति, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, और यहाँ पे थारू उत्तरांचल यानी कि हिमालय क्षेत्र में बोला जा सकता है। यहाँ पे चलिए, अच्छा वैसे सुन लीजिए, हिमाचल, हिमाचल के उत्तरांचल के हिमालय क्षेत्र में, और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 9:30 बजेगा, 2:30, 5:30 या 8 बजेगा? तो यहाँ पे उसका जो समय होगा, ऑप्शन नंबर बी 14:30, यानी कि 2:30 इसका राइट आंसर होगा। यामोत्तर में पूर्व की तरफ बढ़ने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि की, तथा यामोत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 15 मिनट के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे का ह्रास हो जाता है। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपरोक्त सभी के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के। जो महात्मा गांधी जी दीवान थे वो इनमें से उपरोक्त सभी के दीवान थे। उपरोक्त सभी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और प्लेलिस्ट में पड़ी सारी वीडियो को देख डालें। उससे आपको जीएस के प्रश्न कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। ये आप विश्वास रखिए, एक बार उसे पूरा पढ़ डालिए आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। बोकू, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें कौन सुमेलित नहीं है? बोकू सिक्किम में, मेखला असम, मुंडू छत्तीसगढ़, फेरन कश्मीर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा परिधान राज्यों की दी गई सूची में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, मेखला असम ये सुमेलित नहीं है। तो बोकू सिक्किम में, मेखला मणिपुर में पहना जाता है। ये मेखला जो है ये असम का नहीं है, मणिपुर का है, असम का नहीं है। और बाकी सभी सुमेलित हैं, मुंडू छत्तीसगढ़ में, और फेरन जो है ये कश्मीर में। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।